हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में गद्य भाग में से पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन पढ़ेंगे। मियां नसीरुद्दीन की लेखिका है कृष्णा सोबती। सबसे पहले मैं आपको कृष्णा सोबती जी का परिचय दे दूं। इनका जन्म सन 1925 में गुजरात में हुआ था। गुजरात तब ये पश्चिमी पंजाब, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, उसी का ही एक भाग था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास रहे हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण रहे हैं। इन्हें प्रमुख सम्मान जो मिले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। कृष्णा सोबती जी ने अपने कथा साहित्य में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वे मानती थी कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता के कारण उनका एक नया ही पाठ्य वर्ग उन्होंने अपना बनाया था। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मियां नसीरुद्दीन। साहबो, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िये मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने में मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गडैया मोहल्ले की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक दुकान देखी थी जो कि मियां नसीरुद्दीन की थी, जो कि बहुत ही मशहूर नानबाई थे और जो 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। यहाँ पर लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। हमें गाहक समझ लिया। मियां ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को ग्राहक समझा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि कुछ सवाल पूछने हैं, यदि आपके पास समय है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं।
अब मियाँ ने सोचा कि ये किसी अखबार के पत्रकार तो नहीं है। वो कहते हैं कि अखबार पढ़ना और अखबार वालों को मैं तो फालतू ही समझता हूँ, इतना समय किसके पास है, यदि आपको कोई और काम है तो आप बताइए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। अर्थात लेखिका पूछती है कि तरह तरह की जो आप रोटियां बनाते हो, इनको रोटियों को पकाने का जो हुनर है, जो शिक्षा है, वो आपने कहाँ से हासिल की। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह है कि हम घर से न निकले, कोई और पेशा अख्तियार करेंगे। अब मियाँ नसीरुद्दीन से जब लेखिका ने पूछा कि आपने रोटियां बनाने का ये हुनर कहाँ से लिया, तो उन्होंने अपनी आंखों को ऐसे तरेर कर पूछा कि जो नानबाई होते हैं वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे? किसी नगीना बनाने वाले या किसी आईना बनाने वाले या किसी मीना साज के पास तो जाएंगे नहीं, किसी रफूगर के पास या रंगरेज के पास तो जाएंगे नहीं। ये तो हमारा खानदानी पेशा है, अर्थात हमारे पुरखों से चला आ रहा है। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि ये उन्होंने अपने वालिद अर्थात अपने पिता उस्ताद से ही सीखा है, कि वो घर से कहीं बाहर नहीं निकले इस हुनर को सीखने के लिए। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। अर्थात बाप दादा यही काम करते थे, उनसे ही मैंने ये शिक्षा पाई। और जब उनके पिताजी, उनके अब्बा हुजूर जब एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके बाद वो उसी दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। आपके वालिद, लेखिका पूछ रही, आपके वालिद मतलब आप अपने वालिद के बारे में कुछ बताइए। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अब उन्होंने अपने पिता और अपने दादा के बारे में बताया। उनके पिता का नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले, और उनके दादा थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, अर्थात इन दोनों ने आपको कोई ऐसी कोई शिक्षा दी हो, ऐसी कोई बात बताई हो जो आपको याद हो? नसीहत का है कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा। अब मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि नसीहतों से कोई काम नहीं आता, बल्कि काम करने से कोई काम आता है। तो लेखिका ने पूछा कि भट्टी की तरफ इशारा करके कि जब आप भट्टी पर काम लगे थे, अर्थात आप जब रोटियां बनाने लगे थे, तब आपके पिता ने आपको कुछ ना कुछ तो सीख के तौर पर कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देता हूँ। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शार्गिद चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? अब मियाँ नसीरुद्दीन ने उन्हें बताना शुरू किया कि किस तरह से जब एक बच्चा किसी उस्ताद के पास, किसी टीचर के पास पढ़ने जाता है, तो जैसे जैसे उस उस्ताद बोलता है, टीचर बोलता है, बच्चा उसके पीछे पीछे बोलता है। बीच बीच में यदि वो गलत करता है कुछ, तो उस्ताद उसके सिर पर भी हाथ धर देता है, अर्थात उसको लगा भी देता है। तो शार्गिद जो शिष्य जो होता है वो चुपचाप इन चीज़ों को सहन करता जाता है। इसी प्रकार बात करते करते बीच में वहाँ से मीर साहब को गुजरते देखते हैं, तो उनसे भी वो बात कर लेते हैं कि आप सुबह नहीं आए, क्या कारण था। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे।
आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। अब लेखिका ने पूछना शुरू किया कि आप क्या बता रहे थे। इस बार मियां नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अब बताता है कि जैसे मदरसे यानी कि जो मुसलमानों का जो स्कूल होता है पढ़ने के लिए, जहाँ पर बच्चों को भेजते हैं उसको मदरसा बोलते हैं। तो मदरसे में जब बच्चे को भेजते हैं तो वो ना ही तो कच्ची पक्की का अर्थ है, पहले बच्चा जाता तो उसको कच्ची पहली बोलते हैं, दूसरे को फिर पक्की पहली, उसके बाद वो दूसरी क्लास में बैठता है। तो कहता है यदि वो ना ही कच्ची में बैठा ना ही पक्की में बैठा, सीधा वो दूसरी में बैठा, सीधा जाकर वो तीसरी क्लास में बैठ गया, तो उसका उन 3 क्लासों का क्या होगा? 3 क्लास जो उसने 3 कक्षाएं जो छोड़ दी उनका क्या होगा? अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? लेखिका ने सोचा कि वो अपने आप ही इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन मियां नसीरुद्दीन तो उन्हीं से पूछते रहे कि बताइए उन 2-3 क्लास का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। अब लेखिका ने कहा कि मुझे नहीं पता। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला कर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अब मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि कोई भी काम करने से पहले उसका बेसिक चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। जैसे मैंने कोई मैं सीधा ही नानबाई नहीं बन गया, सीधा ही मैंने रोटियां बनानी शुरू नहीं कर दी। बर्तन धोना सीखना, फिर भट्टी बनाना, फिर भट्टी को आंच देना, इस तरह से हम एक एक कदम आगे चलते हुए इस काम को सीखते हैं। मियां नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में बोले, कहने का मतलब साहिब यही कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है? अब मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि उन्होंने पहले खोमचा यानी कि ऐसे रेडी लगानी शुरू की थी, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। अब मियां को उन पुराने दिनों में जाते देखकर लेखिका ने उनका ध्यान वापस से अपनी तरफ मोड़ा और उनसे पूछा कि आप जैसे कह रहे हो कि आप खानदानी नानबाई हो, तो क्या कहते और भी कोई नानबाई यहाँ पर इस मोहल्ले में यहाँ कोई और भी नानबाई बचे हुए हैं क्या? मियां ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। जब लेखिका ने पूछा कि क्या और भी कोई नानबाई है, तब उन्होंने कहा कि बहुत है पर ख़ानदानी नहीं है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बादशाह सलामत के यहाँ पर नानबाई थे। तो एक बार बादशाह ने उन्हें कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग में पके और ना पानी से बने। तो लेखिका ने पूछा कि क्या आपके जो बुजुर्ग थे, जो आपके पूर्वज थे, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई? कहते हाँ, बनाई भी थी और बादशाह ने खूब खाई और खूब उनको पसंद भी आई थी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। तो लेखिका ने अब पूछ ही लिया कि क्या था वो जो पकवान उन्होंने उन्हें बादशाह सलामत को बनाकर खिलाया था। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो मियाँ ने उस पकवान के बारे में बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ नहीं बताएंगे, सिर्फ आप इतना समझ लो कि नानबाइयों के बारे में एक कहावत है कि जो खानदानी नानबाई होते हैं उनके पास यदि पूरे साधन ना हो तो भी वो रोटी पका सकते हैं। उनको एक कुएं में भी बंद कर दें तो वहाँ भी वो रोटी पका सकते हैं। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि
मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे यह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। इसी बीच मियाँ नसीरुद्दीन, जो अपना उनके यहाँ काम करने वाला रहमत है, उनको कुछ दिशा निर्देश देते हैं। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब लेखिका ने एक बात और पूछी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। और फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। जब लेखिका ने एक और सवाल पूछने की बात कही तो उन्होंने कहा, भी पूछ लो, बात ही पूछोगे आप, मेरी जान तो लोगे नहीं। वैसे भी मैं 70 साल का हो गया हूँ, पता नहीं कब मुझे जाना पड़े। वालिद साहब तो 80 साल की उम्र में गए थे, लेकिन क्या पता हमें इतनी उम्र मिलेगी भी या नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। अब लेखिका यह पूछना चाहती थी कि कौन से बादशाह के यहाँ उनके जो बुजुर्ग है वो काम करते थे, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन ने उन्हें वो बात भी नहीं बताई। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही हैं। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। अब लेखिका ने जब उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि जहाँपना बादशाह सलामत नाम लिख लो। तो कहते कौन से? बहादुर शाह जफ़र। तो उन्होंने इस बात का भी उलट पुलट कर जवाब दिया कि आपको नाम लिख कर क्या करना है? जो मैंने नाम बोला है बस वही लिख लो। आपको कौन सा चिट्ठी पत्री भेजनी है जो उनका आपको सही नाम का जो डाक पता आपको चाहिए। हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अब लेखिका ने पूछ लिया कि बब्बन कौन है। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर, और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखिए मजमून ने छेड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शारगिदी करते हैं। अब लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि पूछ लें कि आपके बच्चे हैं क्या, बेटे बेटियां हैं क्या, लेकिन जब मियाँ के चेहरे की तरफ उन्होंने देखा तो उन्होंने इस बात को नहीं छेड़ा और सिर्फ यही पूछा कि ये कारीगर आपके शिष्य हैं क्या, अर्थात ये आपसे काम सीखते हैं क्या। खाली शारगिदी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, उसने कहा कि ये केवल शिष्य ही नहीं है, इनको मैं इनके बदले पैसे भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे के और 4 रुपये मन मैदे के। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दिद्दा, गाजेबान, तुनकी। अब लेखिका ने पूछ लिया कि कौन कौन सी रोटियां यहाँ पर बनती है। अब मियाँ नसीरुद्दीन को उसकी बातों में कम ही इंटरेस्ट आ रहा था, कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने कुछ रोटियों के नाम गिनवा दिए। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। फिर उन्होंने अपने तुनकी रोटी के बारे में बताया कि ये पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है, किसी दिन आपको बनाकर खिलाएंगे। एक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करते हुए कहा, उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान,
जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। अब एकाएक जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं उनकी आंखों के आगे पहले का समय घूम गया। उन्होंने लंबी सांस के साथ कहा कि वो ज़माने थे जिसमें लोग इन चीज़ों की कदर करते थे, जो पकाने वाले हैं, खाने वाले हैं, वो सभी कदर करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो सारे जो लोग हैं उनका इस बात की उन्हें कदर ही नहीं रही। अब तो क्या है, सीधी तंदूर से निकाली और खा ली और बस हजम कर ली। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट 2 मियाँ नसीरुद्दीन। आशा है आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।